गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण और फासीवाद जो था इटली में कैसे आया, और जो मुसोलिनी था उसने अपना नेतृत्व, उसने अपना जो रोल है कैसे प्ले किया वहाँ इटली में। तो आज यहाँ पे हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जर्मनी है वहाँ पे एडोल्फ हिटलर कैसे आया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, यानी जो ये जर्मनी है इसका जो एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन जो हुआ वो हुआ है 1871 में। तो यहाँ पे जर्मनी में क्या था कि जो जर्मनी था ना, ये 19वीं सदी से पहले जो जर्मनी था ये ना कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, और जो अधिकांश जो एरिया था उस पे ना ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और जो ये राज्य थे ये जो ऑस्ट्रिया है उसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सामना करना पड़ा समस्याओं का, और फिर फाइनली 1871 में क्या हुआ कि इसका एकीकरण हुआ, और इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले किया वो किया है पर्सिया ने। ठीक है, और इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व था, ठीक है, जो ये पूरा आंदोलन था एकीकरण के लिए जो मूवमेंट्स हो रहे थे, इसमें जिसने अपनी भूमिका निभाई उसका नाम था बिस्मार्क। इनका जो पूरा नाम था वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। ये प्रशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जर्मनी के एकीकरण के लिए। जो बिस्मार्क है ना, उनको आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई ऐसा कहा जाता है। और इसमें जो बिस्मार्क है इसने क्या किया कि जो जर्मनी का एकीकरण करना था, तो एकीकरण में उसने कौन सी नीति अपनाई? आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई, जिसमें कूटनीति, युद्ध, राष्ट्रवाद का उन्होंने सहारा लिया था। जर्मनी की एकीकरण की पृष्ठभूमि की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो देखो नेपोलियन का प्रभाव भी हम पढ़ेंगे कि जो नेपोलियन है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और जो रेड कन्फेडरेशन है ना उसका गठन किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इसमें क्या था कि जर्मन राज्य की जो संख्या थी वो 300 थी, तो यहाँ से 300 से घटा के कितनी कर दी गई? 39 कर दी गई। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वियना कांग्रेस है और वो जो जर्मन कन्फेडरेशन है ये क्या था। तो 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, और हार के बाद यूरोप की जो शक्ति है वो वियना कांग्रेस में जर्मनी को फिर से संगठित करने की कोशिश की। जो जर्मन कन्फेडरेशन था वो एक ना संघ बनाया। इसने जो ये जर्मन कन्फेडरेशन है ना नाम एक संघ बना, और जिसमें 39 जर्मन राज्य शामिल थे। पहले इसमें कितने थे? पहले जो ये था होली रोमन एम्पायर, तो इसमें 300 थे, तो वो घटा दिया यहाँ पे और जर्मन कन्फेडरेशन बनाया गया एक संगठन, और जिसमें 39 यहाँ पे राज्यों की संख्या थी, लेकिन इसमें कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। इस पर मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रिया है और जो प्रासिया है इनका नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था यहाँ पे? प्रशिया और ऑस्ट्रिया का। जर्मन राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें क्या था कि जो औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण के बाद, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण जर्मन राज्यों में आर्थिक विकास हुआ, जिससे एकीकृत राष्ट्र की मांग बढ़ गई। 1834 में प्रशिया ने जॉल वेरिन नामक एक आर्थिक संघ बनाया, जिससे जर्मन राज्यों के बीच जो व्यापार था वो सुगम हुआ। यह संघ ऑस्ट्रिया को छोड़ के सभी प्रमुख जर्मन राज्यों को एकजुट करता था। अब यहाँ पे ओटो वॉन जो बिस्मार्क है और जर्मनी का एकीकरण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ओटो वॉन बिस्मार्क है ना 1862 में ये प्रशिया के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण में ना 3 तरीके के उन्होंने युद्ध लड़े थे वो, ठीक है, जो 3 तरीके के वॉर थे, उन्होंने वो 3 वॉर वहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने 3 वॉर फेस किया। पहला था आपका डेनमार्क युद्ध,
ये 1864 में हुआ। यह युद्ध प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ लड़ा था। डेनमार्क के पास दो प्रमुख जर्मनी भाषाई क्षेत्र थे, एक थे स्लेस्विग और दूसरा था हॉलस्टीन। युद्ध में जीत के बाद जो स्लेस्विग है वो प्रूसिया को मिल गया और जो हॉलस्टीन है ये किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया। ये युद्ध प्रूसिया ऑस्ट्रिया के बीच तनाव बढ़ाने के लिए बिस्मार्क की एक रणनीति थी, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध, ये जो था इसको ना 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1866 में हुआ। बिस्मार्क ने ना जानबूझकर प्रूसिया ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष को बढ़ाया था। 1866 में युद्ध छेद दिया। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह तक ही चला। कब तक? 7 वीक तक ही चला, जिसमें जो प्रूसिया ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद क्या हुआ कि 1867 में उत्तरी जर्मन, ठीक है, उत्तरी जर्मन यानी नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन था ना, वो बना। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी जर्मन महासंघ बना, जिसमें जो प्रूसिया के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को शामिल किया गया और जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को जर्मन राजनीति से बाहर कर दिया गया। फिर है फ्रैंको प्रूसियन युद्ध। ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 1870 से 71 के बीच में। फ्रांस को ये डर था कि जो जर्मन है, ठीक है, फ्रांस को ये डर था कि शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र उसके प्रभुत्व को चुनौती देगा। वो डर रहा था कि जो जर्मन है वो उसको चुनौती ना दे दे। बिस्मार्क ने क्या किया, चालाकी से फ्रांस के सम्राट जो थे नेपोलियन थर्ड को युद्ध के लिए उकसाया और इस युद्ध में प्रूसिया की जीत हुई और जो फ्रांस था वो हार गया। और जब हार गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ गया और इस जीत से जो राष्ट्रवाद की भावना उभर के सामने आई। कहाँ पे? जर्मन में। और फिर उसके बाद दक्षिणी जर्मन राज्य भी प्रूसिया के पक्ष में आ गया। फिर जर्मन साम्राज्य की स्थापना। अब 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है, एकीकरण होने के बाद। तो ये पृष्ठभूमि के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्साय महल में विलियम फर्स्ट को डॉर्चे कैसर घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और बिस्मार्क को जर्मनी का आयरन चांसलर भी कहा गया, ठीक है। तो बिस्मार्क को क्या कहा गया? आयरन चांसलर। जर्मनी के एकीकरण के क्या क्या इफेक्ट पड़े, तो सबसे पहले अगर बात करें क्या है, तो यूरोपीय शक्ति संतुलन में बदला। जो भी जर्मन के जो शक्तिशाली देश थे ना, उस एक तो सारे देश उभर के सामने आए, ठीक है, और उसने फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन सब देशों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। इसके अलावा औद्योगिक और आर्थिक विकास हुआ, है ना। इसके अलावा क्या हुआ कि जर्मन में औद्योगिकरण तेजी से हुआ और जब औद्योगिकरण तेजी से होगा तो आर्थिक शक्ति तो बनेगा ही, है ना। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का भी यहाँ पे उदय हुआ, क्योंकि देखो जो बिस्मार्क की विदेश नीति थी, बिस्मार्क की विदेश नीति से यूरोप में अस्थिरता बढ़ी और आगे चलकर इसने ही क्या किया, ये प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण बन गया। अब इसके परिणाम क्या थे, तो इसके जो परिणाम थे वो थे जर्मन के एकीकरण में 1871 में तो इसका एकीकरण हुआ, ठीक है, जिसने यूरोप और विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। अब इसके जो परिणाम है वो ये है कि यूरोप में शक्ति संतुलन का परिवर्तन हुआ। अब कैसे हुआ, तो देखो जर्मन जो था एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा और उसने यूरोप की जितनी भी शक्तियाँ थी, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन सबको चुनौती दी। पहले क्या था कि पहले यूरोप में ना फ्रांस और ऑस्ट्रिया का वहाँ पे वर्चस्व था, ठीक है, लेकिन अब जर्मनी भी एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आ गया, है ना। तो इस तरीके से यूरोप में शक्ति का संतुलन जो था वो चेंज हो गया। जर्मनी में सैन्यवाद का भी विकास हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण में युद्ध की प्रमुख भूमिका रही, जिसमें क्या हुआ, सैन्यवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जर्मनी ने अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया और यूरोप में हथियार की दौड़ शुरू हो गई। आगे चलकर ये प्रथम विश्व युद्ध में यही है, इसका ना ये भी जो कारण है, प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण है वो यही है कि मिलिट्रिज्म, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्रतिद्वंदिता। देखो जो फ्रांको प्रूसियन युद्ध था वो कब हुआ, 1870 से 71 में। तो जर्मनी की उसमें क्या हो गई, जीत हो गई और जो फ्रांस था वो हार गया। तो जर्मनी ने ना फ्रांस से जो एलिस लॉरेन थे ना क्षेत्र था उसको छीन लिया, जिससे फ्रांस में बदले की भावना आ गई। अब दुश्मनी तो आएगी ना, क्योंकि जो फ्रांस का एरिया था वो जर्मनी वालों ने ले लिया। तो अब फ्रांस ने सोचा अब हम इनसे बदला लेंगे, तो उनके अंदर ना एक बदले की भावना आ गई। और ये जो दुश्मनी थी ये 20वीं शताब्दी तक कई घटनाओं को, खासकर जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, ये भी एक इसका कारण बन गया। यहीं से जो दुश्मनी है ये स्टार्ट हो गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। जर्मनी के एकीकरण ने राष्ट्र को भी अपने राज्यों को संगठित करने की प्रेरणा दी और विशेष रूप से जो इटली का जो एकीकरण हुआ 1861 से लेकर 71 के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें हुई और 71 में फाइनली ये हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो ऑस्ट्रो हंगेरियन है, ऑटोमन साम्राज्य, यहाँ पे भी तेज आंदोलन हुए, आर्थिक औद्योगिक विकास हुए, ठीक है।
क्योंकि देखो यहाँ पे औद्योगिकरण आया तो इसमें जो कोयला है, लोहा, स्टील है, इन सब के उत्पादन में वृद्धि हो, और जब इन सब की उत्पादन में वृद्धि होगी तो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो तो मजबूत हो ही जाएगी। व्यापार, रेलवे नेटवर्क, इन सब का भी विस्तार हुआ, जिससे जर्मनी एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन गया। बिस्मार्क की विदेश नीति, ठीक है, इसका जो डिप्लोमेसी था बिस्मार्क का, वो क्या था? तो जर्मनी के जो चांसलर थे ओटो वन बिस्मार्क ने एक स्थिर यूरोपीय व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, और उन्होंने सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए कई सारे अलायंस भी किए, और उनके नेतृत्व में यूरोप में कई सारी संधियाँ भी हुई जिससे शांति बनी रहे। तो ये इनकी नीति में आ जाती है। इसके बाद है यूरोप में सैन्य गठबंधन और तनाव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भी यही सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक तरीके से वो इसका कारण बन गया, ठीक है। उपनिवेशवाद और वैश्विक प्रभाव, इसमें क्या था कि जर्मनी की जो बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति थी, इसने एक राष्ट्र जो था, मतलब ठीक है, उपनिवेशवादी राष्ट्र बना दिया। सैन्य शक्ति ने क्या हुआ कि जर्मनी की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने उसे एक उपनिवेशवादी राष्ट्र बना दिया। जर्मनी ने अफ्रीका, एशिया में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कंपटीशन जो था इनका वो बढ़ गया। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो मोनार्की है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको क्या हुआ, शक्ति मिल गई, ये सब मजबूत हो गए। और बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने समाजवाद, उदारवाद को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नीतियाँ अपनाई। इसके बावजूद जो समाजवादी आंदोलन है जर्मनी में बढ़ते गए, जो आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन गया। अब हम बात करते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण था, जर्मनी के एकीकरण में यहाँ पे क्या-क्या जो बाधक तत्व थे, क्या-क्या यहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो देखो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारी असमानताएँ थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ऑस्ट्रिया का जर्मन संघ का सदस्य होना, प्रतिक्रियावादी तत्वों को मजबूत एवं प्रगतिशील तत्वों का कमजोर होना, जर्मनी के राज्य में फ्रांस का विशेष रुचि लेना, ठीक है, जर्मनी के जो राज्य थे उसमें फ्रांस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, और उसका मानना था कि एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन में खतरा हो सकता है। विभिन्न राष्ट्रों का स्वार्थ जो था, ये विभाजित, यही चाहता था कि जर्मनी है वो अलग अलग ही रहे, तो उन लोगों का स्वार्थ यहाँ पे निहित था। इन बाधाओं के बावजूद भी नेपोलियन के जो अभियान थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए एक पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार किया। अब क्या था ये कि नेपोलियन के आधिपत्य ने जर्मन वासियों में सर्वप्रथम राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। नेपोलियन ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अनेक राज्यों में जो विभक्त जर्मन थे उनको क्या किया? संगठित किया, और वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा 38 जर्मन राज्यों को संगठन बनाकर ऑस्ट्रिया के सम्राट को संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया, ठीक है। और एक संघीय जो आपका एक संघीय परिषद बनाया गया जिसको डाइट बोला गया, ठीक है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं ना, तो वहाँ पे डाइट के नाम से एक परिषद बना, जिसके सदस्य जो थे, जिसके जो सदस्यों को जर्मन राज्य नियुक्त करते थे, और इसके बाद इससे राष्ट्रवादी थे ना, उसको काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, और एक यही प्रकार का कानून प्रचलन जो था वो पूरे जर्मन में हो गया। पवित्र जो रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे ऊपर, सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि में यही पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक तत्व, यानी कि जो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू जर्मन यूनिफिकेशन, इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स थे, कौन कौन से जो फैक्टर्स थे वो इसके यूनिफिकेशन में काम आए। तो पहला है राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पूरे यूरोप में फैल गई, ठीक है। जर्मन के जो लोग थे वो राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते थे। नेपोलियन युद्धों के बाद भी जर्मन राज्य में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ी। कवि, लेखक, दार्शनिक, इन लोगों ने भी अपना अपना विचार का प्रसार किया। एक राष्ट्र एक संस्कृति, ऐसे विचारों का इन्होंने बढ़ावा दिया। प्रशिया का नेतृत्व, जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया सबसे शक्तिशाली जर्मन था, ठीक है, जर्मन राज्य था। इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था और सेना ने इस अन्य राज्यों पर प्रभुत्व जमाने में मदद की। प्रशिया के जो राजा थे विलियम प्रथम, और उनके जो प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क थे, ओटो वन बिस्मार्क। इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना नेतृत्व दिया। उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका तो आप जानते ही हैं कि ये जो थे, इन्होंने आयरन एंड ब्लड की नीति को अपनाई थी, और इन्होंने अपने युद्ध, कूटनीति और शक्ति संतुलन के जरिए ही जर्मन के जो राज्य थे उसको एकजुट किया था, और उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी था इसको कि इन 3 युद्धों को लड़कर उन्होंने एकीकरण को संभव किया। जॉलवेरिन आर्थिक एकीकरण, 1834 में प्रशिया ने जॉलवेरिन नामक एक आर्थिक संघ स्थापित किया, और इस संघ ने 39 जर्मन राज्यों को एक साझा व्यापारिक क्षेत्र में बदल दिया, ठीक है। जर्मनी में व्यापार और आर्थिक उद्योग को बढ़ावा मिला, और इससे एकीकरण की जो मांग थी वो तेज हो गई। औद्योगिकरण और आर्थिक विकास भी हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि देखो, यहाँ पे जब औद्योगिक क्रांति आई तो कोयला, लोहे, स्टील, इन सब का वृद्धि हुआ, ठीक है, इन सब का उत्पादन में वृद्धि हुआ, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो इनसे क्या हुआ? जर्मन राज्यों के बीच संपर्क बढ़ा।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की कमजोरी, 19वीं शताब्दी तक ऑस्ट्रिया एक कमजोर और बहुजातीय साम्राज्य बन चुका था और 1866 के ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुई, हार हो गई, जिससे वो जर्मन मामलों से बाहर हो गया और इससे जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिल गया। तीन जो निर्णायक युद्ध थे ये वही है बिस्मार्क के द्वारा, ये भी फैक्टर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेनमार्क का युद्ध, ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध और फ्रैंको प्रशियन युद्ध। इसके अलावा फ्रांस की देखो हार हो जाती है, ठीक है, और जब फ्रांस की हार हो जाती है तो जो एलास लॉरेन वाला जो एरिया है वो जर्मनी को देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक फैक्टर है कि जर्मनी के सभी राज्य एकीकृत हो गए और जो विलियम प्रथम है उसको जर्मनी के सम्राट का जो था वो घोषित कर दिया गया, जो उसका सम्राट का पद था ना, यानी कि जर्मनी का जो सम्राट था वो घोषित कर दिया गया। जन समर्थन और राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें क्या था, वैसे तो जनता भी थे, नॉर्मल पीपल भी थे और विशेष रूप से तो मध्यम थे, उद्योगपति थे, इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया इसके जर्मनी के एकीकरण में। कूटनीति और नीतियाँ गठबंधन, तो बिस्मार्क की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि उसने काफ़ी ज़्यादा कूटनीति और नीति जो थी, गठबंधन थे, इन सब का यूज करके जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब हम बात करें बिस्मार्क की विशेषता की, तो देखो ये जो था ये उदारवादी संवैधानिक आंदोलन का विरोधी था, ये प्रजातंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, इसके साथ ही राजतंत्र का कट्टर समर्थक था और ये शक्तिशाली सेना का ये चाहता था कि कोई नहीं, हम युद्ध के जरिए ही करेंगे काम, मतलब ये जो था ये शक्तिशाली सेना का समर्थन करता था, वॉर में विश्वास रखता था। फ्रेडरिक विलियम की रूस विरोधी या ऑस्ट्रिया समर्थक नीति से नाराज, ये जो था ये ऑस्ट्रिया के जो समर्थक नीति थे इससे वो नाराज था, मैकियावेली नीति का समर्थक था और ये कहता था कि अगर एक बार लक्ष्य का निर्धारण अगर कर लो ना तो जैसे तैसे उसको पूरा ही करना है, इनका कहना था। एकीकरण के लिए प्रजा की कीमत पर कोई समझौता इन्होंने नहीं किया था, फिर भी जो समस्या थी, समस्या का समाधान के लिए इसने क्या किया, कूटनीति करो, गठबंधन बनाओ, जो करना है करो, बट समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये इनकी विशेषता है, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या इसके पृष्ठभूमि थे, क्या इसके परिणाम थे, क्या इसका प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पे, ये इसके अंदर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।